वी वर डिस्कसिंग अगर इंडिया में अर्थक्वेक और सुनामी आता है तो क्या करना चाहिए। तो ओवरऑल 3 to 4 एरियाज हो गए, इसमें भी इनक्वाइस को यूज करेंगे। पहले से आप अर्ली वार्निंग सिस्टम इस्टेब्लिश करो इन द डीप सी, वहां से डेटा यूज होगा, आईएमडी की तरफ में आएगा और फिर आईएमडी फिर डिसमिट कर सकते हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली। डिजास्टर कैंप बना सकते हो, रेट्रोफिटिंग ऑफ द कॉन्क्रीट। उसके बाद फिर रिस्क असेसमेंट और क्रिएशन ऑफ द मैंग्रोव्स, कि उनका जो सुनामी का जो वेव है, इट कैन, जो मैंग्रोव्स होंगे इट कैन एब्जॉर्ब द वेव्स। तो कोस्टल लाइन कम्युनिटीज को भी आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हो, तब जाके हम लोग सुनामी से डील हो। टू अटैक और टू रिस्ट्रेन, तो इसमें की वर्ड लिखा हुआ है ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। इसराइल बोलता है कि जो ईरान है इट इज फॉलोइंग द ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। कैसे? ईरान एक हेड है, उनके जो टेंटेकल्स है एक तरह से मिलिशिया हो गया, हूदी हो गया यमन में, हमास हो गया गाजा में, और हेजबोला हो गया लेबनान में। तो एक टेंटेकल्स हो गया एंड इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर बोथ इसराइल एंड अरेबिक कंट्रीज। डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है पूरे रीजन का, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी सब लॉस। तो doctrine, that is why Iran is very detrimental to the Iran's capacity to create a nuclear weapon, और लॉन्ग टर्म जो ईरान में गोल रहा है टू एनिहिलेट इसराइल, इसलिए ईरान और इसराइल के बीच में थॉ रहता है। थॉ नहीं, एंटोगनाइज, एंटेगनाइज दोनों बीच में बस। देन रिस्ट्रिक्टेड बाय सरोगेसी लॉ। इंडिया में सरोगेसी कमर्शलाइज नहीं है। यहाँ पर सरोगेट मदर कौन होगी? या तो जिनका बच्चा नहीं हुआ है, नहीं, कौन लोग इसमें जा सकते हैं सेरोगेसी में? जिनका बच्चा नहीं हुआ है या फिर उनको कुछ प्रॉब्लम है, वो जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। जिनका ऑलरेडी अगर बच्चा है तो वो नहीं आ सकते इसमें। और दूसरा चीज की हाईलाइट है कि यहाँ पर ऑल्ट्रिस्टिक मॉडल फॉलो होता है, ना कि कम कमर्शियल। ऑल्ट्रिस्टिक में कि आपके फ्रेंड, क्लोजेस्ट फ्रेंड, आपको लिखवाना पड़ेगा वहां जाकर के क्लोजेस्ट फ्रेंड है, या फिर कोई बहन, या फिर कोई चाचा मामा, मामी चाची, वही कर सकती है ओवरऑल सर्विसिंग। पैसा देके आप नहीं करा सकते, इसलिए सरोगेसी लॉस रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो वूम है इट शुड नॉट बी कमर्शलाइज। बर्थ, जो बर्थ है इट इज वेरी क्रूशियल, इट इज हैविंग अ प्योर सैंक्टिटी, वो फिर एक तरह से कमर्शलाइज हो जाएगा। इसलिए लोग जो जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, वहां पर अलाउड है पैसा दे करके। सरोगेसी यूएस में 2 करोड़ रुपए लगता है, और 6 करोड़ भी होता है लीगल फीस, बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ कुछ जगह में कम भी है, 50 लाख भी है, कुछ कुछ जगह में 64 लाख भी है। तो कौन कर सकते हैं? स्ट्रेट कपल्स, विडोज, डिवोर्सी कैन ऑल्सो अवेल सेरोगेसी इफ दे हैव अ मेडिकल कंडीशन। तो सेरोगेसी एक्ट कौन सा? हाँ, 2021, दैट रेगुलेट द सेरोगेसी इन इंडिया। इट फॉलोज ओनली ऑल्ट्रिस्टिक सेरोगेसी। ठीक। और सेरोगेसी कैसे होता है? आईवीएफ के थ्रू होता है, इन वर्टर फर्टिलाइजेशन। लैब के अंदर में फर्टाइल करते हैं, फिर वापस प्लांट कर देते हो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को एक वहां पर है सेंटर में, आईवीएफ। फिजिकल बैटल, केरला इज टॉकिंग अबाउट कि जो स्टेट का राइट्स है टू बोरो, इसको इंक्रीज करना चाहिए। तभी हो सकता है जब सेंटर का जो बोरिंग सीलिंग लिमिट है वो थोड़ा बढ़े और ज़्यादा। नेट बोरिंग सीलिंग लिमिट, उसको ऊपर करना चाहिए। और स्पेस मिलना चाहिए स्टेट को भी टू कलेक्ट द टैक्सेस। अभी टैक्सेशन का स्पेस भी कम है, सेस और सरचार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ओवर द टैक्स का जो सदर्न स्टेट का टैक्स परसेंटेज है, दैट इज गिवन एज पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द फिजिकल, फ्रॉम द फाइनेंस कमीशन, वो भी कम है। तो फिर क्या होगा? ऑफ बजट बोरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा फिर, टू द यूज ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अर्बन पुअर, जब बात अर्बन पुअर करते हैं तो ओवरऑल
इंडिया में एवरेज मंथली इनकम 76% सेल्फ एम्प्लॉयड को, 44% रेगुलर एम्प्लॉयड को बढ़ा है और 22% कैजुअल लेबर का। को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ हायर अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस रिक्वायर्स द इम्प्लीकेशन फॉर द अर्बन पुअर। डेटा चाहिए, एम्पेरिकल एविडेंस चाहिए ऑन द अर्बन पॉवर्टी, स्लम्स एक्सेट्रा। और कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्क फोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट, वो बढ़ा है क्या, मनरेगा का डिमांड बढ़ा है, ओवर से कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन जो एक्टिविटी में जो लोग जा रहे हैं उनमें भी बढ़ा है। प्लस देर इज राइजिंग ट्रेंड ऑफ द फीमेल वर्कफोर्स पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज। इनइक्वालिटी कम हुआ है लेकिन ओवरऑल पॉवर्टी बढ़ा है। तो ये तो अर्बन पुअर का बात होता है, लेकिन बात कर सकते हैं कि कैसे इसको डील कर सकता है अर्बन पुअर को। अर्बन पुअर तो उसमें स्वनिधि, पीएम स्वनिधि स्कीम। सेकंड, रेगुलेशन ऑफ द कॉलोनीज, उसको रेगुलेट करके किया जाए फॉर पीएम उदय। थर्ड, क्रिएटिंग अ मनरेगा टाइप फॉर अर्बन स्फीयर, ताकि वो हर जगह वो काम कर सके, 100 डेज गारंटीड प्रोग्राम हो सके उनको। और क्रिएटिंग अ मोर जॉब एलाइड सर्विस में भी उनको बोल सकते हैं, तभी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में भी बात कर सकते हैं, गिग इकोनॉमी का बात हो गया, फूड डिलीवरी, जेप्टो, ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह। ठीक है। सिस्टम साइंस फॉर बेटर फ्यूचर। साइंस का जब बात करते हैं तो सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से, एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल मॉडल पढ़ने से नहीं होगा, आपको अप्लाई करना होता है रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में सोसाइटल इम्प्लीकेशन है और कॉन्सिक्वेंस है। इसलिए सिस्टम साइंस मतलब वो कि साइंस को इंटीग्रेट करेंगे सबके साथ, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के साथ भी। साइलोज में नहीं पढ़ेंगे, इको चेम्बर के अंदर नहीं पढ़ेंगे। आपको हर एक साइंटिस्ट को पता होना चाहिए कि लैब में ऐसा प्रोडक्ट बनना है जो मार्केट के लिए सूटेबल है, इसलिए लैब टू मार्केट की बात होता है। जैसे सिस्टम एनालिसिस इकोनॉमिक्स में बात किए, बिहेवियर साइंस की बात किए, वैसे ही साइंस में भी हम लोग बात कर सकते हैं। तभी जाके ओवरऑल साइंस वो एक होलिस्टिक सिस्टम बन सकता है, सेल्फ करेक्टिव सिस्टम बन सकता है, और पॉलिसी मेकिंग में भी वो मोर एंड मोर इंटीग्रेटिव अप्रोच ले सकता है, क्योंकि आप सिस्टम एनालिसिस में आप पॉलिसियाँ बनाते हो, फीडबैक मिलता है, फिर वही फीडबैक से फिर पॉलिसी में चेंजेस करते हो। तो साइंस में भी कर सकते हो सेम चीज़। कोऑपरेशन का एक इंटरप्राइज बन सकता है। साइंटिफिक टेम्पर जो सिटीजन का है वो रेज हो सकता है। इंट्रा जनरेशनल एबिलिटीज वो बढ़ सकता है। सोसाइटी के अंदर में पीस, फर्टिनिटी आ सकता है। जी। कमर्शियल इंटरेस्ट शुड नॉट बी अलाउड टू ओवरराइड पब्लिक हेल्थ। एग्जाम्पल कहाँ पर है? तो पहली बात ड्रग एंड मैजिक की, कुछ भी आप बोल रहे हो कि कोरोनिल, इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, ये भी एक एग्जाम्पल है। दूसरा कि सब स्टैंडर्ड मेडिसिन प्रोड्यूस करो अंडर जेनरिक मेडिसिन, अफोर्डेबल चीपर होता है लेकिन सब स्टैंडर्ड, वो भी एक एग्जाम्पल हो गया। कमर्शियल इंटरेस्ट में ग्रीन वॉशिंग आ गया। पब्लिक हेल्थ, क्योंकि पब्लिक हेल्थ सिर्फ सिर्फ इंडिविजुअल हेल्थ नहीं हुआ, इन्वायरमेंटल और वन हेल्थ भी हो गया, तो ग्रीन वॉशिंग भी आ गया उसमें। पब्लिक हेल्थ में और यूज ऑफ एंटीबायोटिक अफोर्डेबल रेट में आप प्रिस्क्राइब करते हो ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी एक एग्जाम्पल आ गया। तो ये किससे रिलेटेड है? ये जो आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन है पतंजलि, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बिकॉज इट वॉज डायरेक्टली इन वायलेशन ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, कि आप ऐसे दूसरे जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसको आप डिग्रेड नहीं कर सकते, आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते इन एडवर्टाइजमेंट, वो डिफेमेशन केस आपके ऊपर लगेगा। क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि फॉल्स है, कि फॉल्स क्लेम किया था कि कोरोनल कुड क्योर कोविड 19,
ऐसे क्योर नहीं हो रहा, कैसे क्योर हो सकता है? इसलिए दैट देयर हैज टू बी सम फॉर्म ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एडवर्टाइजमेंट। कौन करता है? इंडिया में सीसीपीए करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने बात किया विथ रिगार्डिंग टू द इथोनेशिया। इंडिया में पैसिव इथोनेशिया अलाउड है, एक्टिव नहीं है। पैसिव मतलब लाइफ सपोर्ट में ऑलरेडी है, उनको हटा दिया गया लाइफ से, डेथ हो। एक्टिव मतलब ड्रग्स यूज कर रहे हो या कुछ और यूज करो एप्लीके, ताकि उनको एक पीसफुली मर सकना। कब होता है इथोनेशिया? जब आप जी नहीं सकते, आपका विल नहीं होता है, तभी केस में हो सकता है। मेडिकल बोर्ड बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं। यूएस कुछ कुछ डेवलप कंट्री में आप सुसाइड भी कर सकते हैं ऐसे। तो डिफरेंट है, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कॉन्सेप्ट है राइट टू लिव विद डिग्निटी और राइट टू डाई विद डिग्निटी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, वही बोल सकते हैं। मेडिकल बोर्ड का इंपॉर्टेंस रोल है यहाँ पर। इंडियन हैव डिसाइडेड, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इंडियन हैव द राइट टू डाई विद डिग्निटी, लेकिन आवर गवर्नमेंट हैव फेल्ड टू टेक बेसिक स्टेप्स। पैसिव यूथनेशिया के केस में डिसीजन कौन लेता है? मेडिकल बोर्ड, Like, लोकल लेवल पे, वो डिसाइड करते हैं। पहले था कि जुडिशियल, जो जुडिशियल थे यहाँ पर लोकल लेवल वो करते थे, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। अब ऐसा नहीं, अब मेडिकल बोर्ड। तो स्ट्रीम लाइनिंग प्रोसीजर होगा उसके अंदर में, वो डिसाइड करेंगे। पेशेंट है टर्मिनली इल है और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है, तो फिर जाकर पूछेंगे कस्टोडियन और जो उनके जो फैमिली मेम्बर्स से, तो हो सकता है। पहले कस्टोडियन लोकल बॉडी और लोकल जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, अब ऐसा नहीं है, अब मेडिकल बोर्ड हो सकता है। वही लिखा, प्राइमरी मेडिकल बोर्ड। अब क्या है कि फैमिली मेंबर में डिसएग्री विद द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, जब मन के लास्ट में, तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि कैसे इसको विड्रॉ कर सकते हैं। लीगल बैटल एंड पॉलिटिकल टेंशन। तो अमरावती, ए आंध्र प्रदेश सीएम प्रपोजल टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम अमरावती हैज स्पार्क कंट्रोवर्सी। तो फेल्ड एक्सपेरिमेंट, 3 कैपिटल होना चाहिए ऐसा बात होता है, लेकिन फेल्ड एक्सपेरिमेंट। साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में वही हुआ कि कोई कंपनी आएंगे, वो देखेंगे कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करें, तो कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे, हेडक्वार्टर वहीं बैठाएंगे, 3 जगह हेडक्वार्टर नहीं बनाएंगे इतने छोटे इलाके में। इसलिए इट इज़ अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट। उससे देर इज अ डाइवर्जेंस ऑफ द पावर स्टेशन, पावर सेंटर विद इन द स्टेट। हर एक कैपिटल अलग है, तो पावर स्ट्रक्चर अलग अलग बनेगा, और वो चाहेंगे कि और अलग हो जाए, ऑटोनॉमी और मिले और मिले, उससे और दिक्कत होता है। इसलिए सेंट्रलाइज पावर सेंटर शुड बी देयर इन द स्टेट। और पैसे भी खर्चा एक्स्ट्रा होता है ओवरऑल, बजटरी प्रोविजन में तो करेंगे नहीं है। ओवरऑल फंडिंग दिया हुआ है पर जरूरत नहीं। शुड स्टेट गवर्नमेंट बोरो मोर, क्वेश्चन उठता है विथ रिस्पेक्ट टू केरला। उन्होंने बताया कि जो बोरिंग सीलिंग लिमिट है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनका जो खुद का एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है। और इवन दे आर क्रिटिसाइजिंग कि सेंटर की एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, उनका ही पूरा नहीं हो पाता है, तो अपना कहाँ से हो पाएगा। और स्पेंडिंग प्रायोरिटी डिफरेंट है। यूनियन बोलते हैं कि हम लोग का प्रायोरिटी डिफरेंट है, वी आर स्पेंडिंग मोर ऑन डिफेंस और सोशल सर्विसेज। आपका से स्पेसिफिक एरिया होता है। तो आरबीआई ने कैटेगराइज किया 2 टाइप में, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल में इकोनॉमिक सर्विस, सोशल सर्विसेज आता है। नॉन डेवलपमेंटल में इंटरेस्ट पेमेंट, सिर्फ और सिर्फ पेंशन सब्सिडी, नॉन डेवलपमेंट। तो ओवर द इयर्स
जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है वो एक तरह से इंक्रीज हुआ है 8% टू 12% पिछले 15 साल में, और यूनियन का रहा है वो स्टैग्नेशन रहा है एक तरह से। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट चाह रहे हैं कि मोर एंड मोर हमें बोरिंग लिमिट बढ़ाना चाहिए विथ रिगार्डिंग टू एक्सपेंडिचर। साइजेबल चंक ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस इज इन द रेवेन्यू अकाउंट, सैलरीज देने में आता है। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड वन वन रैंक वन पेंशन जब आया, या फिर न्यू पेंशन पॉलिसी नहीं, ओल्ड पेंशन पॉलिसी है तो उसमें खर्चा बढ़ गया स्टेट का, तो आप सिर्फ और सिर्फ नॉन डेवलपमेंटल फंड में एक्सपेंडिचर में आप पैसा डाल रहे हो तो डेवलपमेंटल के लिए पैसा कम बचता है। इसलिए वो डिमांड करे ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ तो केरला का सिर्फ बात हो रहा है, लेकिन ओवरऑल बाकी स्टेट के वही हाल। केस फॉर मोर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो बात करते हैं मोर एंड मोर इनकम क्रिएशन करने के लिए अर्बन मनरेगा करना किया जा सकता है, या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर जो इंस्टीट्यूशन है उसको रेट्रोफिट कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा सकता है। सबके लिए पैसा चाहिए, दैट इज वाई दे आर नीडिंग फॉर मोर इन्वेस्टमेंट। कहाँ से ला सकते हैं? एक तो पीपीपी मॉडल से लेके आ सकते हैं और प्राइवेट सेविंग से भी ला सकते हैं। दूसरा, केरला में क्या एक और इशू है कि वहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड थोड़ा स्क्यूड हो चुका है, यंग पॉपुलेशन थोड़ा कम होते जा रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में एज जो एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन के कारण दे नीड मोर एंड मोर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, दैट इज वाई दे आर टॉकिंग अबाउट मोर एंड मोर एक्सपेंडिचर फ्रॉम देयर पार्ट। सेंटर बोल रहे हैं कि नहीं रह सकते ऐसा, आप अपने जो स्कीम्स है उसको रैशनलाइज करिए, और जो पुराने एग्जिस्टिंग जो डेट है उसको पहले पूरा करिए, फ्री बीज को कम करिए, तभी जाके हो सकता है। तो इट इज अ कंसर्न बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। तो सबसे ज़्यादा केरला कहाँ यूज़ करता है? इंटरेस्ट पेमेंट 15% है, और सोशल सर्विस स्कीम 31.7%। स्टेट ओन रेवेन्यू इतने ही परसेंट है, बजट बोरिंग, लेकिन एक्सपेंडिचर 15% है, ज़्यादा है। हाउ टू ब्रिज गैप बिटवीन इंडिया एजुकेशन सिस्टम, सही बात है। हम लोग जब भी बात करते हैं, हमें ऐसा मैं सोचता था कि जब स्कूल में बात करते हैं रोजा पार्क स्टैट स्टिल, यूएस के जो सिविल राइट्स मूवमेंट है उस पर बात करते थे। बिरसा मुंडा का कोई चैप्टर नहीं था अपने जो आईसीएसई बोर्ड में, कोई एक चैप्टर भी नहीं था उनके बारे में, जो झारखंड में है उनके बारे में। तो इसमें बोला कि लोकल डिसकनेक्ट है। आपको लगता है कि जो ट्राइबल पीपल है या पीबीटीजी है वो बाद में पढ़ दे, सबको यूपीएससी एग्जाम थोड़ी दे सकता है, सबको स्टेट सर्विस थोड़ी देता है। तो बाकी लोग के अंदर अवेयरनेस कैसा है विथ रिगार्डिंग टू लोकल डायलेक्ट, ट्राइबल्स, लोकल लैंग्वेजेस? तब इसलिए क्रिटिकल एस्पेक्ट होना चाहिए कि ओवरऑल सिंक्रोनाइज करना चाहिए बिटवीन द स्कूल एक्टिविटीज एंड लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। ट्राइबल डायलेक्ट को भी इंक्लूड करना चाहिए, आपको अवेयरनेस जनरेट करना चाहिए हर एक जगह में कि लोकल क्यूजिन क्या है, लोकल हेरिटेज क्या है, लोकल ट्राइबल उनका कस्टम क्या है, सब चीज़। तभी जाके इंटीग्रेट कर सकते हैं। और सोशल हायरकी जो है, जो होता है कब होता है? जब आपको पता नहीं होता है बाकी लोग के बारे में, एम्पैथी नहीं होता है। और जब आपको एम्पैथी अंदर में आएगा तो हायरकी टूटेगा, इनफॉर्मल टूटेगा और फिर धीरे धीरे फॉर्मल। अब इसमें बात होता है कि गांधीयन मेथड ऑफ एजुकेशन क्या है। पहला बात है कि मदर लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए साइंटिफिक बैकग्राउंड के लिए। सेकंड, बच्चे को पढ़ाते के साथ साथ खेल कूद में पार्टिसिपेट करने के भेजो, और उसको काम में भी भेजो ताकि वो काम भी करे पढ़ाई भी कर दे, उससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सकता है। तीसरा, सेल्फ स्वराज, क्रिटिकल थिंकिंग, खुद से अहिंसा बचपन से ही फॉलो करें बच्चे। सेल्फ लेबर यूज करें, घर में झाड़ू मारे, पोछा करे, या फिर कम्युनिटी सर्विस में भी वो योगदान दे। तभी जा करके जो सोसाइटी के अंदर में स्ट्रक्चर है विद रिगार्डिंग टू कास्ट, कि वही कास्ट के लोग वही काम कर सकते हैं, वो टूट सकता है सिर्फ एक दो जनरेशन में।
प्रॉब्लम क्या है प्राइमरी एजुकेशन में? पहली बात तो लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ द कम्युनिटी, डिसफंक्शनल क्लासरूम, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एब्सेंटी टू स्कूल टीचर के ज़्यादा है, और बच्चे जो होते हैं 14 साल 13 साल के होते हैं उनको घर से भेज दिया जाता है कि आप जाके कमा के लो, क्योंकि पैसे का क्राइसिस है। तो बचपन में वो एडल्ट बन जाते हैं, तो आगे का पढ़ाई नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, स्किल डेवलप नहीं हो सकता, तो इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ लोअर स्किल जॉब में स्टैब्लिश रहते हैं overall। बस। नाटो 1949 में स्टैब्लिश हुआ। उनका रोल था इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस ऑफ द वेस्टर्न यूरोप टू डील विथ यूएसएसआर। यूएसएसआर ने क्या किया? वॉरसो पैक्ट लाया 1955-56 में। वो एक तरह का नाटो था फॉर द यूएसएसआर एंड सोवियत रिपब्लिक। नाटो में क्या है, पहला कि कोई भी कंट्री पर अटैक होगा तो मिलिट्री अटैक करेंगे साथ मिलके, तो वो एक है। हाँ। एंड ऊपर वाले पेज पे जो पिक्चर है, अगर उसका बोला जाए आपको कि थीम बताना है, तो आप क्या बोले? सेल्फ हेल्प इन एजुकेशन, कि आप खा भी रहे हो, बर्तन भी साफ कर रहे हो, आप ड्रेस भी खुद ही सिल रहे हो, आप साफ भी पूरा स्कूल क्लासरूम में कर भी रहे हो, और आप पढ़ाई भी करो। ये ओवरऑल जो ग्रोथ होगा 360 डिग्री, ये हर स्कूल में लाना चाहिए। इंडिया अमंग द कंट्रीज mulling telescope and around the moon, प्लेसिंग द ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप ऑन द मून फार साइड। इससे क्या होगा, जो फार साइड ऑफ द मून है, इसमें क्रेटर के अंदर में, वहां अंधेरा रहेगा और टेलीस्कोप कैन ऑब्जर्व डीप स्पेस, और उसके बाद वो डेटा भेज सकते हैं इंडिया को। तो एक एग्जांपल दिया है, प्रपोजल प्रत्यूष प्रत्यूष ऑप्टिकल टेलीस्कोप which will collect visible light at a longer wavelength, radio telescope which will collect radio waves with a shorter wavelength। आइसोलेशन, ओल्डेस्ट लाइट यूनिवर्स देख सकते हैं, इसी कारण भी इंपॉर्टेंट है। बिग बैंग कैसे स्टार्ट हुआ वो देख सकते हैं, डार्कनेस को देख सकते हैं, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड उसको देख सकते हैं। उससे पता लग सकता है कि यूनिवर्स स्टार्ट कैसे हुआ, रेडिएशन से पता चल सकता है। चाइना में भी द फर्स्ट, अगेन चाइना पहला इस्टेब्लिश कर सकता है अपना। बाकी सब जो नेशन है, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, वही फॉलो कर रहे हैं शूट। पर प्रत्यूष, प्रत्यूष ना, प्रत्यूष नहीं, प्रत्यूष रेडियो टेलीस्कोप है क्या? एक तरह का रेडियो टेलीस्कोप है टू स्टडी द यूनिवर्स फ्रॉम द मून्स फार साइड, पीछे। डेवलप्ड बाय रमन इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर, कोलैबोरेशन विद इसरो। ठीक। इसरो प्रत्यूष को अर्थ के ऑर्बिट में डालेंगे, फिर फाइन ट्यूनिंग करके मूनवर्ट टाइप में शिफ्ट करेंगे। क्यों होता है? कि अर्थ के ऑर्बिट में इंटरफेरेंस होगा, इट विल हैव अ एडवांटेज कंपेयर टू द ग्राउंड बेस्ड एक्सपेरिमेंट। Proteus in lunar orbit will have an ideal observing condition, operating in free space, which minimum RFI। जब अर्थ के ऑर्बिट में डालते हो, और जो, हाँ ठीक है, इसका मतलब जो टेलीस्कोप जो ग्राउंड लेवल पे होता है वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता है, क्योंकि लाइट पोल्यूशन के कारण। साउंड, जब भी अगर टेलीस्कोप लगाते हैं तो आसपास में रोड का आवाज़ आएगा, या दूर से कुछ ना कुछ, अगर एरोप्लेन ऊपर से पार हो रहे हैं तो साउंड, तो इट इट क्रिएट्स इंटरफेरेंस विद द सिग्नल। अगर वो स्पेस में रखोगे तो कम होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई साउंड नहीं आ सकता, ट्रांसपोर्टेशन का साउंड नहीं आ सकता, एरोप्लेन का नहीं आ सकता, बाकी सब का नहीं आ सकता, तो कम होगा। लेकिन वहाँ पर इंटरफेरेंस है, कैसे? लाइट के कारण है, और दूसरे बाकी जो सैटेलाइट है उनकी कारण इंटरफेरेंस है। तब पृथ्वी से कहाँ क्या बोला कि आप लूनर ऑर्बिट डालिए मून में, वहाँ और कम मिनिमम रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस होगा। मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी हर एक दो सैटेलाइट भेजते हैं तो आपस में टकराते हैं, जिसको फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस बोलते हैं। उसके कारण इट 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 क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द डेटा रिट्रीवल। और
और वहाँ पर फ्री स्पेस रहेंगे तो मिनिमम आरएफआई होगा, तो और अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं यूनिवर्स को, इसलिए। तो ओवरऑल यही एसेंस हो गया कि आप लूनर में जाकर के रखिए, नेचुरल डिप्रेशन वुड प्रोवाइड अ सपोर्ट स्ट्रक्चर, जरूरत नहीं है अलग से बनाने का, स्टील क्रेटर के अंदर में आप लगा दीजिए और वो वॉच कर सकते हैं पूरे यूनिवर्स को और डेटा भेज सकते हैं, बस। एंड जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं वो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस को बढ़ा देते हैं। हम्म। टेरर अटैक इन दरबा धासु ग्वादर, पाकिस्तान का खुद पॉलिसी है, उनको रीओरिएंट करना चाहिए रिगार्डिंग द रेडिकलिज्म इन द पाकिस्तान और मदरसा में, क्योंकि वो चाहते थे कि अब जो टेररिस्ट है वो सिर्फ इंडिया को अटैक करे, अफगानिस्तान में बस अफगानिस्तान अटैक करे, लेकिन उनके ऊपर हो रहा है। बालूचिस्तान में ट्राइबल बेल्ट में रेडिकलिज्म बढ़ा, देवबंदी बरेलवी जो एक्सट्रीमिज्म है वो बढ़ने के कारण शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, बरेलवी देवबंदी कॉन्फ्लिक्ट, 7 सीनर 8 सीनर जो कॉन्फ्लिक्ट, उसके कारण ओवरऑल डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द रीजन बढ़ गया। सीपेक में जो प्रोजेक्ट है ये भी एक तरह से सिक्योर नहीं है, वहाँ भी अटैक होता, अभी हाल फिलहाल में चाइनीज के ऊपर भी अटैक हुआ। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान को खुद कैलिब्रेट करना चाहिए विद रिगार्डिंग टू डी रेडिकलाइजेशन, तभी जाकर के पाकिस्तान स्टेबल हो सकता है और इन्वेस्टमेंट आ सकता है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिल सकता है। ही वॉज अ बोल्ड मैन दैट फर्स्ट एट एन ऑयस्टर, इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब कोई एक्सपीरियंस है, ऑयस्टर देखने में कैसा है, क्यूरोसिटी है, कैसा टेस्ट करेगा, कोई एक्सपीरियंस कैसा टेस्ट करेगा, कैसा होगा, जो डर है उसको जो टेस्ट करेगा वही बोल्ड मैन है। आई थिंक ये हो सकता है, इसलिए आदमी को रिस्क टेकिंग करना चाहिए, इसलिए हर एक कंट्री को भी रिस्क लेना चाहिए टू अचीव मोर एंड मोर, तभी जाके ह्यूमन भी रिस्क लिए, तभी जाकर के आज इतना डेवलप हो चुके हैं, स्पेस में जा रहे हैं, मार्स जा रहे हैं, बाकी जगह। और इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है इसका? यही हो सकता है कि ब्रेवरी और रेजिलियंस को दिखा रहा है। We have discussed as Supreme Court message to censure Patanjali is welcome step. तो ओवरऑल ऑल्टरनेट मेडिसिन के हिसाब से देखा जाए तो क्या किया जा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जा रहा है, नेशनल एलोपैथी काउंसिल, ऐसी नेशनल आयुष मिनिस्ट्री भी है, जन औषधि स्टोर है जहाँ पर इंटीग्रेट किया है आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड ऑल्सो एलोपैथी अंडर सिंगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंटेलेक्चुअल एलिट मट इंट्रोस्पेक्ट कि ऑन व्हाई देयर वर्ड्स फेल टू मेक अ मार्क, ऑब्वियस बात है इंडिया में देयर इज अ बैकलैश अगेंस्ट द एलिट एंड मेनी डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि जो एलिट होते हैं दे सपोर्ट द इस्टेब्लिशमेंट, उनका जो पावर स्ट्रक्चर, चाहे वो कास्ट का रहे, अपर कास्ट एलिट, चाहे वो कॉर्पोरेट कर रहे, चाहे पॉलिटिकल क्लास के एलिट रहे, चाहे ब्यूरोक्रेटिक क्लास के एलिट रहे, आपस में नेक्सस रहता है, नेपोटिज्म को प्रमोट करते हैं और मेरिट सिस्टम को एक तरह से वो डिग्रेड करते हैं, इसलिए देयर इज अ बैकलैश अगेंस्ट द पीपल मिडिल क्लास। ये आज स्पेसिफिक आज ही नहीं ऐसा हो रहा है, इनलाइटमेंट के समय भी हुआ था, when there was a rise of manufacturing class and business class they were criticizing the existing feudal lord और जमींदार क्लास थे, वहां के लैंड लॉर्ड क्लास थे और किंग को, तभी जाके फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और फिर आगे फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन, बाकी सब भी है, ऐसे इंडिया में भी है। तो उनको क्यों समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि वो एस्पिरेशन ऑफ द पीपल उसके बारे में बात करें, वो देखिए कि वो बाहर निकल के अपने इको चैम्बर से बाहर निकल के, एसी से बाहर निकल के वो जाए, पूछे लोग से उनको क्या चाहिए, उनको जॉब चाहिए, उनको नेशनल सिक्योरिटी चाहिए, उनको जॉब भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए, उनको ट्रेडिशन भी चाहिए, उनको मॉडर्निटी भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फेक आइडिया ऑफ जो उनका थॉट प्रोसेस है वो प्रमोट करने से कुछ लॉन्ग टर्म में देयर विल बी अ बैकलैश और ओवरऑल डाइवर्जेंस इन थिंकिंग होगा दोनों का। तो ये आइडेंटिटी प्राइड, पब्लिक एक्सप्रेशन, कल्चर एंड सोशल इकोनॉमिक इशू, दैट इज वाई जो न्यू एलिट है, न्यू एलिट हमेशा बात करते हैं, इट इज़ अ मेरिट बेस्ड एलिट, वो इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन से पढ़े, वो एक तरह से
और भी जॉब प्रोफाइल कंपनीज में है, वो फिर डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं, वो फिर सरकार को हेल्प कर रहे हैं, वो एक सिविल सोसाइटी के पार्ट मेंबर बन रहे हैं रादर देन एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ नेपोटिज्म बेस्ड। इंडिया के पास डेमोग्राफिक विंडो बहुत कम है, फर्टिलिटी रेट कम होते जा रहा है, 2.1 से नीचे होते जा रहे हैं। तो वी नीड ओवरऑल वी नीड मोर एंड मोर inclusive policy or more and more policy that should cater to the population in next 20-30 years। क्योंकि चाइना का अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी डिक्रीज हुआ वहां पर भी ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी, और इट हैज क्रिएटेड डेमोग्राफिक डिजास्टर फॉर देम। क्योंकि चाइना एक प्रोवर्ब है कि चाइना हैव बिकम रिच बिफोर चाइना हैव बिकम ओल्डर बिफोर बिकमिंग रिच, ये प्रोवर्ब है चाइना का, वो इंडिया में नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई अभी से सोचना चाहिए लॉन्ग टर्म में इंडिया को कि ओल्ड एज पॉलिसी में कैसे डील करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 30 ईयर्स में 45 ईयर्स से ऊपर एज के लोग ज्यादा होंगे। मोर एंड मोर पीपल विल बी डिपेंडेंट ऑन द वर्क फोर्स। फिर जो बाकी स्टेट का है, जैसे अभी बात करते हैं नेट बोरिंग सीलिंग लिमिट वो कम है, बाकी स्टेट का जो सोशल एक्सपेंडिचर वो बढ़ेगा ओल्ड एज पर भी। तो कैसे कर सकते हैं, तो इंश्योरेंस सिस्टम को ला सकते हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे स्किलिंग तो चाहिए। उसके बाद ओवरऑल जो ओल्ड एज है उनको सिक्योर करने के लिए इंसेंटिव दे सकते हैं, सेविंग करवा सकते हैं उनका, और लॉन्ग टर्म में जो एक मॉडल है जॉइंट फैमिली का वापस से लेके आ सकते हैं रादर देन न्यूक्लियर फैमिली। तो इम्पैक्ट क्या होता है लोअर टीएफआर का, तो क्वालिटी ऑफ जॉब बढ़ता है लॉन्ग टर्म में रादर देन क्वांटिटी ऑफ जॉब। डेवलप कंट्री में ऐसे ही है। फिर ओवरऑल विमेन एम्पावरमेंट होता है, और वुमेन एम्पावरमेंट के कारण में लोअर टीएफआर होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। वर्क फोर्स शिफ्ट होता है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, और ओवर द ईयर्स देखा गया है कि जो वर्क फोर्स है वो भी एक तरह से जो शिफ्ट हो रहा है वो कैजुअल वर्कर पर है, सेल्फ एम्प्लॉय पर, एम्प्लॉयड rather देन सैलरीड। तो जब लो टीएफआर आएगा तो मोर एंड मोर सैलरीड वर्कर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट स्किलिंग एंड रीस्किलिंग इज देयर। अभी लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तो हाई टीएफआर है एज कम्पेयर टू, इसलिए बिहार यूपी से माइग्रेशन होता है, उड़ीसा से माइग्रेशन होता है, 3.2.6 है, साउथ में 1.8 है, 1.1 है, गुजरात में उसी का अराउंड है, 1.8 के आसपास है। दैट इज, इसलिए दे हैव वार्नड कि स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज ऑफ द वर्क पार्टिसिपेशन रेट ऑफ द वुमेन वो बढ़ना चाहिए। नॉट मच इम्पोर्टेंट लाइफ ऑफ अ प्रिजनर द मॉरल प्रिजनर रूल्स है, इट शुड बी फॉलोड, डी के बासु गाइडलाइन है, इट शुड बी फॉलोड। और उसमें क्या हो, एक बेसिक एम्यूनिटी मिलना चाहिए प्रिजनर को भी, कि आप बुक पढ़ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल नहीं होना चाहिए, क्योंकि राइट टू लिव विद डिग्निटी इज ऑल्सो अंडर आर्टिकल 21। फूड में वार्म नहीं, फूड शुड बी वार्म, रात को सोने देना चाहिए, ऐसा नहीं कभी भी उठा दिए। प्रिजनर शुड बी मेड टू स्लीप ऑन द कॉन्क्रीट फ्लोर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मॉडल प्रिजन एंड करेक्शन सर्विसेज एक्ट 2023 इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इट इज टॉकिंग अबाउट food, clothing, accommodation, other necessity given to the prisoner. Most of the prisoner they cannot access good lawyer, लेकिन नाल से सपोर्ट कर सकते हैं उनको भी जहाँ जरूरत पड़े तो। प्रिजन एंड नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कीवर्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस, वो एंड नहीं है, वो एक मीन्स है कि उसको रिफॉर्म करना चाहिए रादर देन कि उसको एक पनिशमेंट देना चाहिए। दे शुड बी रिफॉर्म सो दैट दे कैन बी रिहैबिलिटेटेड लेटर ऑन विद द सिटीजन अनटिल अनलेस देयर इज अ हीनियस क्राइम। हीनियस क्राइम है तो आपको भाई डेथ पेनल्टी मिलेगा, या तो हमेशा के लिए आप जेल में रहेंगे। लेकिन लास्ट, नाटो मस्ट स्टॉप ट्राइंग टू अचीव इज सिक्योरिटी गोल एट अ कॉस्ट ऑफ अदर्स। नाटो का कंसर्न क्या रहा है कि ओवर दस दे आर स्प्रेडिंग, दे आर इंक्रीजिंग देयर बेस राइट फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप टू ईस्टर्न यूरोप,
बुल्गारिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया सबको इंक्लूड किया, फिनलैंड भी आ गए, नॉर्वे आ गए, स्वीडन आ गए। फिर ऐसे करके फिर वो बोल रहे थे कि यूक्रेन भी आएंगे, तब जाकर रशिया को लगा कि नाटो इज स्टैब्लिशिंग अ टेंटिकल्स अराउंड द रशिया, एंड नेक्स्ट 3 to 4 years the missile will be deployed in Ukraine, which will create a problem for the Russian sphere of influence. That is why यहाँ बात हो रहा है कि नाटो करिए, लेकिन एट अ कॉस्ट ऑफ अदर्स मत करिए। तो वही अग्रेसिव बिहेवियर एक्सपैंड बियॉन्ड रशिया, सिर्फ ऐसा नहीं अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सब जगह। तो नाटो का भाई भी सीएटो, सेंटो, सेंट्रल सीएंटो हो गया, सीएटो हो गया, साउथ ईस्ट एशिया, नॉन नेटो एलाई का भी बात होता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट उनका वेस्ट अगेंस्ट द रेस्ट, ये नहीं अप्रोच होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, इंटीग्रेटिव होना चाहिए ओवरऑल। तो जो नेटो है, आपको क्या लगता है आने वाले डेकेड में वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ओवरऑल जो आने वाले डिटरमिनेट नेटो जो है, इट विल डिपेंडेंट यूएस जो है वो धीरे धीरे ग्लोबल पुलिसमैन से पीछे हटेंगे। इट विल क्रिएट ओनस ऑन द यूरोपियन कंट्रीज टू रन द नेटो। अब वो दिक्कत होगा। तो लॉन्ग टर्म में नेटो का जो पावर है वो कम होगा, क्योंकि देयर इज अ राइज ऑफ मल्टीपोलैरिटी इन द वर्ल्ड। इंडिया राइज कर रहे, अलग अलग क्वाड बन रहे, अलग अलग क्वाड टाइप सिस्टम बन रहे, मिनीलैटरिज्म प्रमोट हो रहे, तो नेटो का पावर होगा वो थोड़ा कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि वेस्टर्न जो यूरोपियन सेंट्रिक ऑफ वॉर है वो हट करके अब इंडो पैसिफिक हो गया एक तरह से। इसलिए वी हैव एंडेड, यू कैन कंक्लूड सबसे इन पहले शॉर्ट। हमने देखा पड़ता बेट खटिया विलेज में, जहाँ पे हमें ग्रेवयार्ड मिला, जो कि कहीं ना कहीं हमें बताता है पॉपुलेशन प्रेशर था, जिसकी वजह से पीपल जो थे एक लोकेलिटी से दूसरे लोकेलिटी में जा रहे थे। यहाँ पे कीवर्ड आता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ हड़प्पा, जो कि हमने दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज में भी देखा, जहाँ पे हमें डीएनए मिल रहा है हड़प्पन का। हाइपोथेसिस इसमें अलग अलग आते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था हमारे रिसोर्सेज का, या फिर आर्यन इन्वेजन हुआ, या फिर आर्यंस जो है वो धीरे धीरे माइग्रेट कर रहे थे इस रीजन में। तो अलग अलग थ्योरीज है जिसके लिए हमें और रिसर्च चाहिए। पीएलआई स्कीम्स जिसमें 14 सेक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें से वाइट गुड्स, टेक्निकल टेक्सटाइल, सोलर पीवी मॉड्यूल्स एंड पीएलआई स्कीम्स के थ्रू 3.4 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स हमारे अचीव हुए हैं। यहाँ पे रिंग ऑफ फायर हमने बात किया, सबडक्शन जोन बन जाता है, मूवमेंट ऑफ प्लेट होती है, ओशियनिक प्लेट नीचे जाती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर आती है, जिसकी वजह से हमने देखा ताइवान में, और जो वेस्टर्न एज है हमारी, वहां पे क्योंकि छोटी छोटी एंड यंगर प्लेट ज्यादा होती है, वो ज्यादा एक्टिव होती है रिंग ऑफ फायर की। ताइवान जो कि लोकेटेड है फिलीपीन सी प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के ऊपर, इसलिए वहां पे हमने एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखी है। इसके बाद ग्लोफ आता है, जिसमें 2013 में केदारनाथ इंसिडेंट, देन 2021 में चमोली उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स का इंसिडेंट। 15 मिलियन पीपल डायरेक्ट रिस्क पे हैं सडन और डेडली जो फ्लडिंग होती है उसके। इंडिया में 3 मिलियन पीपल जो ग्लोफ है उसके डायरेक्ट रिस्क पे हैं। ग्लेशियर लेक एटलस होना चाहिए इसके लिए, जीआईएस का यूज होना चाहिए, माइंडफुल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए। चाइना से विकसित भारत बनने के लिए हम क्या सीख सकते हैं, तो लैब टू मार्केट वाला जो मॉडल है उससे हमें सीखना चाहिए। देन सिंगापुर मॉडल की हमने बात की थी वाटर क्राइसिस सोल्यूशन के लिए, जो कि वाटर स्ट्रेस्ड हमारे रीजन है वहां पे। रेगुलेशन टेक्नोलॉजी जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक्स होते हैं, ऑडिटिंग होती है, नो योर कस्टमर इंपॉर्टेंट हो जाता है इंश्योरेंस के लिए, एंड टाइमली अलर्ट मिलते रहे उसके लिए। देन अहोबिलम टेम्पल जो है वहां पे पिलग्रिम्स का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया गया है। नागार्जुना सागर सिरिसाइलम टाइगर रिजर्व में लोकेटेड है, नलमला फॉरेस्ट में। इस टाइगर रिजर्व से कृष्णा रिवर पास करती है, जो कि सह्याद्री